हाय दोस्तों। आज हम करने जा रहे हैं डीबीएमएस का सेकंड पार्ट। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे: स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन एंड नॉर्मलाइजेशन। जो मेन क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, एक से दो क्वेश्चन तो मिनिमम हर बार आते हैं इसमें से। नॉर्मलाइजेशन हर बार मिनिमम एक से दो क्वेश्चन तो एटलीस्ट आने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेशलाइजेशन। तो पहले हम तीन टॉपिक कर लेते हैं: स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। जनरलाइजेशन दोस्तों एक तरीके से है ब्रेक करना, मीन्स टेबल को मल्टीपल उस पर ब्रेक करना। जैसे मान लो हम एक पर्सन का एंटिटी सेट लेते हैं, पर्सन का। तो पर्सन का एंटिटी सेट में क्या आ जाएगा? एक नेम नाम का आ जाएगा रो, एक आ जाएगा स्ट्रीट। जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो। एक नॉर्मल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक मान लो मैंने सिटी ले लिया। ये एंटिटी सेट है किसके? पर्सन के। ये है पर्सन के एंटिटी सेट। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ये है कि जो हम पर्सन का एंटिटी सेट है, नेम, स्ट्रीट एंड सिटी, इसको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कोई पर्सन होगा, वो कहीं का कस्टमर भी हो सकता है, तो उसकी कस्टमर आईडी होगी। जो कस्टमर से रिलेटेड डिटेल्स होंगे वो उसमें जाएंगे। वो कहीं एम्प्लॉय भी हो सकता है। तो दोस्तों ये चीज़ होती है ये कि इसको हमने फर्दर ब्रेक किया है। इसको हम कहते हैं एक तरीके से टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है दोस्तों, ये होता है स्पेशलाइजेशन। ब्रेक करना फर्दर मीन्स टॉप से डाउन में जाना। कि एक पर्सन के बारे में हमने उसके सिटीज़ में ली, लेकिन पर्सन से रिलेटेड और भी डेटाज हो सकते हैं। जैसे पर्सन के वो एम्प्लॉय हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसको फर्दर ब्रेक करना मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ को जाने कहते हैं हम स्पेशलाइजेशन। जनरलाइजेशन जस्ट इन्वर्जन है किसका? ये स्पेशलाइजेशन, इन्वर्जन ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, इसमें जस्ट इसका उल्टा होता है। ये क्या करते हैं, जो मल्टीपल वैल्यूज होती है ना, जो मल्टीपल वैल्यूज होती है, इनको ये मिक्स करके हमारा एक एंटिटी सेट बनता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच भी इसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको स्पेशलाइजेशन का पता लग गया कि इसमें फर्दर ब्रेक होते आते हैं, इसे हम टॉप डाउन कहते हैं। जनरलाइजेशन क्या होता है? हम इसमें क्या करते हैं जनरलाइजेशन में, कॉमन एट्रीब्यूट्स मीन्स कॉमन एट्रीब्यूट्स को हम क्या करते हैं ऑफ मल्टीपल एंटिटी सेट। जो ये एंटिटी सेट्स हैं S1, S2, S3, इसको हम कंबाइन करके हायर लेवल एंटिटी सेट हम बनाते हैं। हायर लेवल एंटिटी सेट। अब दोस्तों बात करते हैं एग्रीगेशन की। ठीक है, एग्रीगेशन क्या है? इसको नॉर्मली हम क्या कहते हैं, इट इज यूज्ड, ये हमारा काम आता है कि ये मॉडल करता है। जब हमें मॉडल करनी होती है रिलेशनशिप सेट और एंटिटी सेट, मॉडल एंटिटी सेट एंड रिलेशनशिप सेट, इन दोनों सेट की जब मॉडलिंग करनी होती है, जब इनका एक हमें एग्रीगेशन में मिक्सचर बनाना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीगेशन। इसके डेफिनेशन हम ये भी दे सकते हैं कि एग्रीगेशन ऑफ एन aggregation is an abstraction through which
relationships are treated as higher level entities. ये तो नॉर्मल बात हो गई स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन एंड एग्रीगेशन की। इस पे से क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं। जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, जो हम टॉपिक अब करने जा रहे हैं उससे बनते हैं, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, पहले तो मैं इसके टाइप्स बता दूं कितने होते हैं। चलिए इससे पहले हम इसकी डेफिनेशंस कर लेते हैं कि डेफिनेशन कितने टाइप की होती है, मीन्स इसकी डेफिनेशन होती क्या है। नॉर्मलाइजेशन क्या है, ये हमारा होता है डेटा को डेटाबेस में ऑर्गेनाइज करना। डेटा को कहाँ ऑर्गेनाइज करना, डेटाबेस में। और इसको इस तरीके से करना होता है कि उसमें क्या ना हो, एक तो रिडंडेंसी ना हो। रिडंडेंसी को हम क्या कहते हैं, डुप्लीकेसी ना हो। और हमें क्या अवॉइड करना होता है, एनॉमलीज। एनॉमलीज हम उसे कहते हैं जो हम एक्सपेक्ट ना कर रहे हो और वो चीज़ उसमें हो, जो नॉर्मल से हट के जो चीज़ें होती हैं। ये तीन टाइप की होती हैं, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। जैसे हम एग्जांपल कैसे दे सकते हैं कि जैसे इंसर्ट में क्या हो गया कि जैसे कोई आपका एम्प्लॉय की वो है, टेबल है एम्प्लॉय का। ठीक है दोस्तों, इसमें एम्प्लॉय आईडी दिया हुआ है। ठीक है, इसमें एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है और इसमें एम्प्लॉय का नेम है, ई नेम। तो अगर मान लो कोई हमारा नया एम्प्लॉय आया है लेकिन वो अभी ट्रेनिंग पीरियड में, किसमें है, ट्रेनिंग पीरियड में है अभी वो, तो उसके पास कोई डिपार्टमेंट तो है नहीं। तो जब उस टाइम हमें इंसर्शन करनी होगी तो वो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो इसके टाइम हम क्या आते हैं, ये एनॉमलीज इसमें आती है। अपडेट में क्या आती है, जैसे एक नाम के दो एम्प्लॉयज़ हैं, एक नाम के, जैसे आप कोई नाम ले लो राम। अगर राम नाम के दो एम्प्लॉयज़ हैं तो अगर हम अपडेट करेंगे तो दोनों में करना पड़ेगा। बाई चांस हमने दोनों में नहीं किया तो क्या करते हैं, वहाँ भी एनॉमली आ सकती है। और डिलीट में क्या होता है जैसे कंपनी ने डिसाइड किया कि हम टेस्टिंग डिपार्टमेंट हटा रहे हैं अपनी कंपनी से, तो जब अगर टेस्टिंग का हटाऊंगा और इसमें राम वर्क करता है तो राम का सारा डेटा ही डिलीट हो जाएगा। तो ये एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, हमारे वहाँ से गायब भी हो जाएगा। अगर टेस्टिंग डिपार्टमेंट हटा तो जितने राम से रिलेटेड मतलब जो जो बंदे टेस्टिंग के अंदर काम करते थे उनकी तो वर्किंग ही खत्म हो गई, तो ये पूरा ही डिलीट कर देता है। तो ये दैट इज रॉन्ग, तो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। इसके लिए हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। इसके टाइप्स कितने होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं, ये 6। फर्स्ट होता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, दूसरा होता है सेकंड नॉर्मल फॉर्म, तीसरा होता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ होता है हमारा BCNF, बॉयज कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म, इसे हम कहते हैं 3.5 NFB, इसे हम कहते हैं। और होता है फोर्थ NF एंड फिफ्थ NF। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट NF से। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सिंपली बस ये एक चीज बोलता है ये कि हमारा जो भी टेबल है उसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए। मीन्स एक किसी एक कॉलम में नो कॉलम शुड हैव मल्टीपल वैल्यूज।
या इससे हम कह सकते हैं एवरी कॉलम शुड हैव एटॉमिक वैल्यू। दोनों का मतलब सेम ही है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो रोल नंबर मैंने दे दिया 1 2 3। नेम आप ले लो ABC। अब ए के मान लो आपके पास ए के पास 2 कॉन्टैक्ट नंबर है, 9871, फिर एक 9988 से है, इसके पास 7011 से कुछ है नंबर, और इसका भी कोई नंबर है 9958। तो ऐसे मल्टीपल वैल्यूज एक उसके अंदर नहीं आ सकते। तो इसको हमें फर्स्ट एनएफ में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, सिंपली हम इसमें एक और रो ऐड कर देंगे टेबल के अंदर। ये चीज़ें तो वैसी ही रहेंगी, एस रोल, एस नेम, एस कॉन्टैक्ट। तो जो 1 का था डेटा वो हम 2 बार सेव कर सकते हैं। तो ये जाके एनॉमली मीन्स जो ये प्रॉब्लम है मल्टीपल वैल्यूज़ की, ये ख़त्म हो जाएंगी। तो एक में आएगा हमारा 987 वाला, एक में 9988 से जो भी फिर नंबर थे सिंपली लिख सकते हैं। तो ये चीज़ होती है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ। सेकंड नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म हमारा कहता है कि इट शुड फॉलो फर्स्ट एनएफ। फर्स्ट एनएफ तो होना ही चाहिए। इसके बाद इसका दूसरा होता है कि नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट is dependent on the proper subset of any candidate की। या फिर आप इसे सिंपल वे में देखो, पहली तो चीज़ होती है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होता है कि मैं आपको भी डिफाइन करता हूँ, लेकिन एक उसको सिंपली वे में कह सकते हैं हम कि एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आर identified by the use of primary की और से कैंडिडेट की। अब सबसे पहले बात आती है कि नॉन प्राइमरी की क्या होती है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है। सबसे पहली बात कि नॉन प्राइम, कोई भी अगर टेबल होगा तो उसके अंदर एक होगी कैंडिडेट की। जितने भी एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, रोज। जैसे ये चीज हो गई, एम्प्लॉय आईडी ले ली मैंने, एम्प्लॉय नेम ले लिया मैंने, एम्प्लॉय एज ले लिया मैंने। तो पहले से टेबल में हम ये डिफाइन करते हैं कि ये हमारा क्या है, प्राइमरी की होगी या फिर प्राइमरी की या कैंडिडेट की। मेन हम ये देखते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की हमारा प्राइमरी की भी हो सकता है, सुपर की भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली हम इसको कैंडिडेट की से रेफर करते हैं कि ये हमारा कैंडिडेट की, जिसको हम कोई की नहीं बनाते, जो हमारा नॉन की, जो हमारा की नहीं होता, नॉन की, इससे हम कहते हैं नॉन प्राइम
एट्रीब्यूट, जो हमारा कोई की नहीं होता। तो अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म का एग्जाम्पल कैसे होगा। सबसे पहली चीज़ तो आपने देख ली, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो पहले से होगा, मतलब इसमें मल्टीपल वैल्यूज तो होंगी ही नहीं। हमें देखनी है सेकंड चीज़ कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है, जैसे ई एज हो गया, ये डायरेक्टली हमारा एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद, मीन्स शुड बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद प्राइमरी की जो भी होगी हमारी। तो इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे कॉलेज में एक, चलो टीचर का ही बना लेते हैं। एक हमने टेबल बनाया, ठीक है, इसमें हमने ले लिया टीचर की आईडी ले लिया, ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट पढ़ाता है वो ले लिया, इसमें टीचर का एज ले लिया, ठीक है दोस्तों। तो जैसे आप इसमें देख लो, मान के चलो आप कि इसका कोई भी आईडी दे दो आप, 10, 20, 10, 21, ये मैथ्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इसकी एज दी थी मैंने 38, इसकी 42, इसकी 30 ले लो आप। तो इसमें क्या है, टी डी, ये हमारा इसमें हमने दिया हुआ है कि टी आई डी जो है ये क्या है, कैंडिडेट की, सब्जेक्ट भी क्या है, कैंडिडेट की, टी एज क्या है, आपको मैंने बताया था अभी क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉन की भी कहते हैं। तो ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गए हमारे। तो इसमें क्या है, ये चीज़ इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड, तो हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ये एज है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद टी आई डी। तो इसको बस हम सिंपली अगर इस टेबल को हम ब्रेक करते हैं दो पार्ट्स में, जिसका हमने एक तरीके से प्राइमरी की, इसके लिए हमने ले लिया कैंडिडेट की, हो गया हमारे टी आई डी, इसमें भी टी आई डी से ही हम कनेक्ट कर रहे हैं। ये दूसरा क्या हो जाएगा, टी एज, और इसमें सब्जेक्ट 10, 20, 10, 21, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इसमें भी आ जाएगा 10, 20, 21, एज क्या है इसकी 38, 20 की 42, इसके 30। तो सिंपली अगर हम ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर दें तो ये हो जाता हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की तरफ। अब बढ़ लेते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सबसे पहले कंडीशन तो सब में ये होगी कि वो अपने प्रीवियस वाले को फॉलो करे, तो ये करेगा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को फॉलो करना चाहिए। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के बाद जो फॉलो करवाना है इसने, इसमें क्या होता है, ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी of non-prime attribute on any super key should be removed। जो हमारे नॉन प्राइमरी की हैं उन पे
क्या होना चाहिए, वो ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है कि अगर ये इस पर डिपेंड करता है तो ये इस पर डिपेंड करता है। ये मान लो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ये हमारा कैंडिडेट की है, और ये मान लो हमारा सुपर की है। जो भी आपने लेना है ले लो। ठीक है, ये सिंपली हमें क्या डिफाइन करता है कि x इज डिपेंडेंट ऑन ए, मीन्स ए किस पे डिपेंडेंट है, हमारा कैंडिडेट की। इसमें नॉर्मल ये होता है कि अगर कोई भी हमारा कॉलम, ठीक है, जो हमारा डायरेक्टली रिलेटेड किससे नहीं है, प्राइमरी की से नहीं है, तो उसको मैं ऐसे वो करना है, सेपरेट करना है टेबल में कि सारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हो जाए, प्राइमरी की से कनेक्टेड हो जाए। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं ऐसे कि जैसे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आती कैसे, आपको एग्जांपल में बेटर समझ आएगा, इसलिए मैंने सारे जो भी समझा रहा हूँ मैं सब में एक एक एग्जांपल जरूर लेके चलूंगा ताकि आपको सिंपली समझ आ जाए और आप पेपर में आपसे ये क्वेश्चन छूटे ना, क्योंकि क्वेश्चन तो कंफर्म है कि इससे आना है, बस ये रहना चाहिए आप वहां पे, ये ना हो कि आप इसे छोड़ दो। इसलिए मैं सबका एग्जाम्पल लेता हुआ चलूंगा आपसे। ठीक है, एक ले लिया मैंने एम्प्लॉय आईडी, दूसरा ले लिया मैंने एम्प्लॉय नेम, फिर एम्प्लॉय की जिप ले ली मैंने, फिर एम्प्लॉय की स्टेट ले ली मैंने, फिर एम्प्लॉय की सिटी ले ली मैंने, ठीक है, और एम्प्लॉय की डिस्ट्रिक्ट ले ली मैंने। ठीक है, अब क्या है आप देखो, एम्प्लॉय आईडी ई नेम से रिलेट करता है, लेकिन एम्प्लॉय आईडी का हमारे स्टेट से क्या लेना देना। अगर नॉर्मली हम देखें तो इन चीज़ों का लेना देना कैसे, जिप से ये सारी चीज़ें डिफाइन हो सकती हैं, और एम्प्लॉय आईडी से हमारे ई नेम भी पता लग सकता है, ई नेम। अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, क्योंकि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, ये इस पे डिपेंड करता है, ये इस पे करता है, ई आई डी किस पे करता है, ई जिप पे, ई जिप पे किस पे, ये इन पे जिप पे करती है, तो ये डायरेक्टली ई आई डी किस पे डिपेंड करता है, इन तीनों पे, तो इसकी ज़रूरत हमें है नहीं, तो ये क्या होता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं कि हमने जो कॉलम जो प्राइमरी की से कनेक्टेड नहीं है, नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट्स, उनको हम एक प्राइमरी की से कनेक्ट कर देंगे। जैसे एम्प्लॉय आईडी आप ले लो 1 2 3 4, नेम आपने ले लिया ABCD, ये ले लिया 110065 22 0021 228491, कुछ भी आप ले लो 303292, ये आप मान लो दिल्ली का है, ये आप ले लो यूपी, ये आप ले लो कहीं का भी ले लो, मीन्स तमिलनाडु का ले लो आप, इसका आप ले लो कर्नाटका का ले लो। ठीक है, दिल्ली में सिटी ले ली हमने, न्यू दिल्ली। ठीक है, यूपी में हमने क्या ले लिया, आप मान के कानपुर ले लो आप, कानपुर। तमिलनाडु में चेन्नई ले लिया मैंने। ठीक है, कर्नाटका में बैंगलोर ले लो आप सिटी, इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स भी होंगे, इसमें न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी ले लो आप, कोई कानपुर का आप डिस्ट्रिक्ट ले लो, चेन्नई का डिस्ट्रिक्ट ले लो, और बैंगलोर का डिस्ट्रिक्ट ले लो। तो इसको हम सिंपली कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो, सीधा वो इस पे जो प्राइमरी की है उस पर डिपेंड करे। इनका प्राइमरी की पे डिपेंडेंस तो है ही नहीं, इनका डिपेंडेंस किस पे, ई जिप पे। ठीक है, ई जिप का डिपेंडेंस किस पे, ई आई डी पे है। तो मैं इसको ऐसे ब्रेक करना होता है कि वो किसी फॉरेन की से आपस में कनेक्टेड रहे। तो इसको अगर मैं इसमें ब्रेक कर दूंगा, मेन हमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हटानी है। इस टेबल को हम सिंपली ब्रेक किस में कर सकते हैं, ई आई डी, ई नेम, ई जिप। ठीक है, ठीक है, इसकी हमारी कैंडिडेट की क्या हो गई, ई आई डी, इसकी कैंडिडेट की क्या हो जाएगी हमारी,
इजिप कैंडिडेट की ही हमारी प्राइमरी की होती है, बस वो यूनिकली आइडेंटिफाइड हो, मीन्स जिसमें कोई कॉपीज ना हो, वैल्यूज डबल डुप्लीकेसी ना हो वैल्यूज की। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं कभी कैंडिडेट की बोल रहा हूँ कभी प्राइमरी की बोल रहा हूँ। जो मेनली हम इसमें लेके चलते हैं वो कैंडिडेट की लेके चलते हैं। तो ई जिप हो गया, ई स्टेट हो गया, ई सिटी हो गया, ई डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो अब इसमें आप देख सकते हो कि डायरेक्ट डिपेंडेंसी ई जिप इन पे डिपेंड करता है और ई आई डी पे ई नेम और ई जिप डिपेंड करता है। तो ये हमारी किस फॉर्म में आ जाती है इसके बाद? थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब इसको हम करते हैं बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म, बी सी एन एफ, इसको या फिर हम कहते हैं 3.5 एन एफ। और एक नॉर्मली अगर हम देखा जाए ना, किसी अगर डेटाबेस को हम डिफाइन करते हैं तो ये हमारा एडिक्वेट होता है, मीन्स 3NF की हेल्प से हम किसी भी डेटाबेस को प्रॉपर वे में नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम बस सिंपली जो मेनली यूज होता है वो यहीं तक होता है, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे BCNF, फोर्थ NF एंड फिफ्थ NF। अब इसकी कंडीशंस की तरफ देखते हैं कि इसके लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए ये फॉलो होने के लिए। सबसे पहले जो चलती हुई आ रही है कि अपने प्रीवियस को ये फॉलो करेगा, मीन्स ये 3NF को फॉलो करेगा। ठीक है, दूसरी चीज होती है इसमें फॉर एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी। जैसे आप ले लो x इज डिपेंडेंट ऑन y, तो इसमें क्या है, x शुड बी सुपर। इसको बेस्ट वे में हम एक एग्जांपल से देखते हैं पहले, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये होता क्या हमारा बॉयज कॉड। सबसे पहले ये तो 3NF में होना चाहिए, मीन्स जो इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब नॉर्मल देख लो, जैसे एक बड़ा सा हम टेबल बनाते हैं पहले। ठीक है, एक एम्प्लॉय आईडी ले लिया मैंने, उसके ई नेशनलिज्म मीन्स ई कंट्री ले लिया, मीन्स कौन सी कंट्री का है। ई डिपार्टमेंट ले लिया, कौन सी डिपार्टमेंट का है। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट टाइप ले लो आप, और एंड में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ले लिया मैंने। एग्जाम्पल आप कुछ भी लेके अपने आप को जैसे आपको कंफर्टेबल लगे अपने आप को समझाना, आप वो एग्जाम्पल ले लेना इसकी जगह। नॉर्मली मैं एम्प्लॉय का इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने ये लिया हुआ है, इसलिए आपको सिंपल वे में समझाने के लिए लिया है मैंने, और कोई रीज़न नहीं है कि पर्टिकुलर ये एग्जाम्पल है जो आप लेना चाहो अपने आप को समझाने की, कि आप ऐसे समझ जाओ इस चीज़ों को ताकि आपको एग्जाम में ये ना छूटे। एम्प्लॉय आई की जब मान लो मैंने 101 ले ली, एक की मैंने 202 ले ली, नॉर्मल ले चलो, ये इंडिया से है। ये आप ले लो अमेरिका से। जैसे कोई डिपार्टमेंट बोलो आप, कुछ भी, जैसे एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, एक हो गया हमारी टेस्टिंग, एक हो गया स्टोर, एक आप ले लो परचेज। ठीक है, अब डिपार्टमेंट टाइप मैंने दे दी है इसमें, तो ये D001 हो गया, 2, मान लो 2 सेम हो गए। एम्प्लॉयज़ आप ले लो 20 इसमें है, 30 इसमें है, 400 इसमें है, और परचेजिंग में मान लो अपनी दे दिया, कुछ भी दे सकते हो। नॉर्मली ये तो एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या, एक्स शुड बी सुपर की। अगर आप नॉर्मली इसमें देखो तो हमारा एम्प्लॉय आईडी किस पे डिपेंड करता है, ई कंट्री पे करता है। ठीक है, ई डिपार्टमेंट हमारा किस पे करता है,
डिपार्टमेंट टाइप, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे डिपेंड करता है। मीन्स ये चीज़ है इस पे। अब इस वाले के लिए हमारी कैंडिडेट की क्या हो गई, एम्प्लॉय आईडी। ये हमारी क्या है, कैंडिडेट की। ये भी हमारी क्या है, कैंडिडेट। तो नॉर्मली इसमें आपने करना क्या है, इसको हमें फोर्थ मीन्स 3.5 NF में कन्वर्ट करना है। तो इसको सिंपली अगर कन्वर्जन करनी होगी कि आपस में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तो ना हो, पहली चीज़ तो ये, क्योंकि आपस में इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का एम्प्लॉय आईडी से तो कोई लेना देना है नहीं। तो इसको हमें सिंपली उसमें ब्रेक करना है और ये देखना है कि जो हमारा एक्स हो वो सुपर की होना चाहिए। सुपर की क्या होती है, कैंडिडेट की, वो एक से भी बन सकती है या दो से भी, दो हमारे लेके भी सुपर की हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको नॉर्मली इसको ब्रेक करना होगा, आप ये देखो ब्रेक करने का तरीका क्या हो सकता है कि पहले तो मैं ले लूंगा एक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय कंट्री के नाम से टेबल एक बनाऊंगा मैं। दूसरा टेबल बनेगा हमारे डिपार्टमेंट्स के लिए, कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट्स क्या है, अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, मीन्स एक बंदा दो डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। तो अगर इसके लिए हमें पहले करना हो तो इसमें प्राइमरी की क्या बनेगी, हमारी जो कैंडिडेट की है प्राइमरी की, आप जो भी बोलो वो इसमें ई डिपार्टमेंट हो गया। तो ई डिपार्टमेंट आपने ले लिए एक, यह हो गया डिपार्टमेंट टाइप, और यह हो गया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। इसके लिए हमारी सुपर की क्या हो गई, ये कैंडिडेट की क्या हो गई, एम्प्लॉय आईडी। इसके लिए क्या हो गई, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, कैंडिडेट की। अब इन दोनों में तो कोई रिलेशन आपको हमें दिख नहीं रहा, तो इन दोनों को हमें मैपिंग भी करनी पड़ेगी, मतलब आपस में इन दोनों को ऐसे कनेक्ट करना होगा ताकि ये इजीली, मीन्स अगर हमें डेटा एक्सेस करना हो तो सबका डेटा एक्सेस हो जाए। तो अगर इसकी मैपिंग करनी हो तो इन दोनों कैंडिडेट की को मैं ज्वाइन कर दूंगा। ज्वाइन मीन्स इनको मिला के बना लूंगा, एक तो हो गई ई आईडी प्लस ई डिपार्टमेंट। तो जो इसका कैंडिडेट की होगा वो इन दोनों से मिलके बनेगा, क्योंकि सुपर की क्या होती है, एक से ज़्यादा हो सकती है। तो ई आईडी प्लस ई डिपार्टमेंट इसकी सुपर की हो जाएगी। इसकी सुपर की क्या है, कैंडिडेट की। इसकी सुपर की क्या है, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा BCNF, बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म, BCNF। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ। मेनली जो मैक्सिमम यूज होता था वही तो बोला था। फोर्थ में है कुछ नहीं, ये नॉर्मल हमने क्या किया, ये डिवाइड हम करते गए हैं ताकि और कितने सिंपल वे में हम टेबल को अपने स्टोर करवा सकते हैं। ये चीज़ बस हमारा आगे, जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। फॉलोइंग तो पता होगी कि 3NF फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मेनली एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं कि मल्टी वैल्यूड ये नहीं होनी चाहिए। अब मल्टी वैल्यूड कैसे, क्योंकि एक में तो मल्टीपल वैल्यूज तो है नहीं है। मल्टी वैल्यूड का एग्जांपल इसमें हम लेके बताते हैं। एग्जांपल में आपको सही से समझ आएगा कि जैसे एक लेता हूं मैं, एक हमने टेबल क्रिएट किया, यहाँ मैंने सब्जेक्ट डाले, यहाँ प्रोफेसर का नाम डाला, ठीक है, और यहाँ मैंने डाल दिया बुक्स जो प्रोफेसर ने रेफर की है। तो अगर हम मैथ्स मान लीजिए, मैथ्स दो सब्जेक्ट है मैथ्स, ठीक है, एक फिजिक्स ले लिया, एक केमिस्ट्री ले लिया। ये हमें ए पढ़ाते हैं, ये हमें बी पढ़ाते हैं, ये हमें सी पढ़ाते हैं और ये हमें डी पढ़ाते हैं, ठीक है। इन्होंने बुक 1 रेफर की है, इन्होंने बुक 2 रेफर की है, इन्होंने बुक 3 रेफर की है, इन्होंने बुक 4 रेफर की है। अगर हम नॉर्मल बात करें स्टूडेंट्स की,
तो जो बंदा स्टूडेंट को मैथ्स पढ़ाता है, मैथ्स, वो ए भी पढ़ा सकता है, बी पढ़ा सकता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ऑप्शन क्या है कि वो या तो बुक बी पढ़े या ए पढ़े। तो ये चीज़ होती है मल्टी वैल्यूड, मतलब उनके पास ऑप्शंस हैं कि वो बुक ए पढ़े या बुक बी पढ़ाए। तो इसमें हमने नॉर्मल करना क्या है, इसको टेबल को डिवाइड कर देंगे दोबारा से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीपल वैल्यूज इसकी हट जाएंगे। ठीक है, तो जब जो प्रोफेसर पढ़ाएगा उसके सब्जेक्ट्स, तो उस टाइम हमें उसे यूज़ करना। तो इसके लिए हमें नॉर्मल क्या करना होगा, दो टेबल में ब्रेक करना होगा, जो कि हमारी बनेगी, प्रोफेसर तो दोनों में सेम होगा। ठीक है, एक में हमारे बुक्स आ जाएंगे, एक में हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये होता है नॉर्मल फॉर्म। और फिफ्थ एनएफ फॉर्म क्या होता है, अगर वो फर्दर डिवाइड हो सकती है हमारी, अगर टेबल को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जितनी से जितनी एनॉमलीज हटा सकते हैं, वो होती है हमारी फिफ्थ एनएफ, मल्टीपल एनॉमलीज, जितनी हम मींस एनॉमलीज को हटा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, इसको हम प्रोजेक्ट ज्वाइन भी कहते हैं, प्रोजेक्ट ज्वाइन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं ना, वो पहले तीन से आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैक्सिमम। क्योंकि जो भी हमारा मेन फंक्शनिंग होती है वहीं तक होती है, उसके बाद तो बस हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं ताकि जितनी अनॉमलीज हम खत्म कर सके, और हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, जैसे कि इसमें हम लेते हैं सब्जेक्ट ले लिया हमने, इसमें हमने प्रोफेसर ले लिया, और ये हमने क्लास ले ली। ठीक है, ये मैथ्स, मैथ्स, फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये हमें ए पढ़ाता है, ये हमें बी पढ़ाते हैं, ये हमें सी, ये हमें डी, और ये हमें ई। ये सेमेस्टर 1 का है, ये भी सेमेस्टर 1, ये भी सेमेस्टर 1, ये सेमेस्टर 2 ले लेते हैं, और ये भी सेमेस्टर 2 ले लेते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों कि मैथ्स हमें क्या दो दो टीचर पढ़ा रहे हैं, एक सेम में हम दो दो मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो इन वैल्यूज़ को, जो ये मल्टीपल वैल्यूज़ हैं कि मैथ्स दो सब्जेक्ट में एक टीचर हमें पढ़ा रहे हैं मैथ्स, ठीक है, सेम 1 में, ये भी सेम 1 में हम एक और मैथ्स पढ़े। तो जो ये मल्टीपल वैल्यू, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होते हैं, बस हमने ध्यान क्या रखना है, डिवाइड करते जाना है टेबल को, जितने सिंपल से सिंपल वे में कर सकते हैं। तो इसमें अगर मैं ऐसा करूँ, सब्जेक्ट और प्रोफेसर के उसमें डिवाइड कर दूँ एक टेबल, बस एनॉमलीज हटानी है हमने, प्रोफेसर। दूसरा मैं क्लास और प्रोफेसर ले लेता हूँ, क्लास, प्रोफेसर, और इसमें क्लास और सब्जेक्ट ले लेता हूँ। तो जब हमें जिस डेटा की ज़रूरत होगी उस टाइम उस टेबल की मैपिंग कर देंगे और उसे हम यूज़ कर लेंगे। जैसे मुझे क्लास और सब्जेक्ट से लेना देना है तो मैं इस टाइम करूँगा, क्लास सब्जेक्ट प्रोफेसर देखना है तो मैं इससे देखूँगा, मुझे क्लास सब्जेक्ट और प्रोफेसर देखना है मैं इससे भी देख सकता हूँ, और इससे हमने क्लास सब्जेक्ट प्रोफेसर देख सकते हैं, इससे भी देख सकते हैं। मैपिंग कितनी ईजी हो जाती है, इसमें डेटा की मल्टीपल वैल्यू, जो मल्टी वैल्यूड थी, वो ईजिली रिमूव हो सकती हैं। ये कहते हैं हम 5NF। थैंक यू दोस्तों, होप आपको समझ आई होगी, और थैंक यू।